हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसआर एजुकेशन फंडा में। आप देख रहे हैं जनरल साइंस की एनसीईआरटी की किताबों पर आधारित चैप्टर वाइज सीरीज। यह वीडियो उन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है जिनमें जनरल साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वह रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम हो या एसएससी, बैंक या फिर राज्य सिविल सेवा एग्जाम हो। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, जो स्थान घेरती है और उनका द्रव्यमान होता है, उसे वैज्ञानिकों ने रिक्त स्थान का नाम दिया। तो उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया जो स्थान घेरती है और द्रव्यमान होता है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंच तत्व कहा गया है। तो ये पंच तत्व कौन से हैं? ये पंच तत्व हैं वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश। निम्नलिखित में से पदार्थ के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो आप यहां देखिए, ठोस, द्रव, गैस तीनों में जो सफेद सफेद स्पेस दिख रहा है वो सब रिक्त स्थान है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पदार्थ के कणों के पास गतिज ऊर्जा होती है, तो इनके सभी कणों के पास गतिज ऊर्जा होती है। ये भी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि आप जो देख रहे हैं स्पेस, तो इसमें ये मूवमेंट करते रहते हैं, तो इनके पास गतिज ऊर्जा होती है। थर्ड ऑप्शन, पदार्थ के कण विराम अवस्था में होते हैं। नहीं, पदार्थ के कण विराम अवस्था में नहीं होते हैं, चाहे वह ठोस हो, द्रव हो या गैस हो। ठोस के कण पास पास जरूर होते हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ कंपन करते रहते हैं, और द्रव और गैस के तो जो कण होते हैं वो मूवमेंट करते ही रहते हैं। अब ऑप्शन नंबर 4, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो पदार्थ के कण बिल्कुल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसी आकर्षण बल के कारण ये आपस में जुड़े रहते हैं। तो आपका आंसर हो गया सी। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार आयतन का मात्रक क्या है? तो आयतन का मात्रक होता है घन मीटर, मीटर क्यूब। तरल पदार्थों के आपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है? आपेक्षिक घनत्व को, तो आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। हाइड्रो, ध्यान रखिए, हाइग्रो नहीं, हाइड्रो, ठीक है। तो ये हाइड्रोमीटर जो होता है वो आपेक्षिक घनत्व को मापने का काम आता है। इसमें पदार्थ का घनत्व अपन पानी का घनत्व, यानी कि पानी के घनत्व को रेफरेंस के तौर पर लिया जाता है। घनत्व से घनत्व की यूनिट कट जाती है और जो यूनिट मिलती है वो आंकिक मान मिलता है हमें, यानी कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब और ऑप्शंस देख लेते हैं। लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर काम आता है दूध की शुद्धता को मापने के लिए। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर आता है आर्द्रता मापने के लिए काम में। मोनोमीटर, मोनोमीटर दाब मापी होता है, यानी कि दाब मापने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा गैस का गुण नहीं है? यह संपीड्य होती है, बिल्कुल गैस संपीड्य होती है। इनका आकार निश्चित होता है, तो यही गलत है, क्योंकि गैस का ना तो आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है। इनके कणों के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है, सही है। इनका आयतन निश्चित होता है, ये भी सही है। तो आंसर हो गया आपका बी। पदार्थ में संपीड्यता का सही क्रम क्या है? तो पदार्थों में संपीड्यता का मतलब है संपीड़ित होना। संपीड़ित होने का मतलब है दबने की नेचर, यानी कितना उस पदार्थ को दबाया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे ठोस होता है, ठोस के कण नजदीक नजदीक होते हैं और गैस के बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, द्रव के दूर होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो दबने की नेचर पाई जाती है वो गैस की पाई जाती है, यानी कि सबसे ज्यादा संपीड़ित कर सकते हैं किसको? गैस को किया जा सकता है। तो सबसे ज्यादा संपीड़न किसका होगा? गैस का। तो संपीड्यता सबसे ज्यादा गैस की होगी, सबसे कम संपीड्यता हो जाती है ठोस की। तो आपका क्रम आता है ठोस,
द्रव गैस, यानी ठोस में सबसे कम, द्रव गैस में सबसे ज्यादा। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव का गुण नहीं है? द्रव का गुण कौन सा नहीं है? इनका आयतन निश्चित होता है, बिल्कुल आयतन निश्चित होता है। इनका आकार निश्चित नहीं होता, बिल्कुल इनका आकार निश्चित नहीं होता। इनके कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। इनकी संपीड्यता बहुत अधिक होती है, तो बहुत अधिक नहीं होती है, बहुत अधिक गैसों की होती है, द्रव की नहीं होती। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। तो आपका जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इनकी संपीड्यता बहुत अधिक होती है। इनकी संपीड्यता बहुत अधिक नहीं होती है क्योंकि गुण नहीं है, ये पूछा है। पदार्थ की अवस्था जिसका आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है, अभी पढ़ा है हमने, द्रव होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस का उदाहरण नहीं है? ठोस का उदाहरण नहीं है। स्पंज, स्पंज ठोस होता है। चीनी, चीनी भी ठोस होती है। रबड़ बैंड, रबड़ बैंड भी ठोस होता है। शहद, ये द्रव होता है। तो आंसर आपका शहद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ठोस का गुण नहीं है? तो ठोस का गुण इनमें से कौन सा नहीं है? अधिक बल लगाने पर यह टूट जाते हैं, बिल्कुल सही है। कण काफी नजदीक नजदीक होते हैं, सही है। असंपीड्य होते हैं, बिल्कुल सही है। इनका आयतन निश्चित नहीं होता, तो यही गलत है क्योंकि इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। निम्नलिखित में से वह जो एक पदार्थ नहीं है, तो यहां देखिए बादाम, बादाम पदार्थ है। इत्र की सुगंध, ये पदार्थ है। वायु पदार्थ है। विचार, विचार पदार्थ नहीं है। पदार्थ को गर्म करने से विसरण की दर रिक्त स्थान होती है, क्या होती है? ज्यादा होती है, कम होती है? तो गर्म करने पर विसरण की दर हमेशा ज्यादा होती है, तेज होती है। किसी भी पदार्थ को हम जब ताप देते हैं तो कण गतिज ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं और वो गतिज ऊर्जा के कारण कण जो होते हैं वो तेज से गति करने लगते हैं, तो विसरण की गति तेज हो जाती है। पदार्थों में विसरण प्रक्रिया का सही क्रम है, तो पदार्थों में विसरण प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? देखो, विसरण उस पदार्थ में ज्यादा होगा जिसके कण ज्यादा दूर दूर होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि गैस में जो विसरण की दर है वो सबसे ज्यादा होगी और ठोस में क्या होगी? सबसे कम होगी। ठीक है, तो आंसर होगा ठोस, ठोस से ज्यादा द्रव, द्रव से ज्यादा गैस। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? तो दो पदार्थों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? जैसे दूध और पानी ले लो आप, आपस में ये विसरित होते हैं और मिल जाते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? आपका विसरण। तापमान के बढ़ने से पदार्थ के कणों की गति क्या होती है? अभी बताया था, गतिज ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं कण और उनकी गति बढ़ जाती है। तो आंसर क्या होगा? आपकी कणों की गति बढ़ती है। गैस के अधिक आयतन को कम आयतन वाले गैस सिलेंडर में रखा जा सकता है, यह गैस के किस गुण के कारण संभव है? देखो, आप यहां पे फोटो में देख रहे हैं, पिस्टन से गैस को दबाया जा रहा है और ये दब जाती है, तो ये दबने का गुण क्या कहा जाता है? संपीड्यता। यही तो संपीड्यता है, तो इसको क्या कहेंगे? संपीड्यता। सीएनजी का मुख्य घटक कौन सी गैस है? सीएनजी, सीएनजी होती है आपकी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और नेचुरल गैस कौन सी होती है? मीथेन। तो मुख्य घटक सीएनजी का क्या हुआ? मीथेन।
हमारे घरेलू गैस सिलेंडर से जब भी एलपीजी गैस का रिसाव होता है तो उसमें दुर्गंध आती है, जबकि एलपीजी में वास्तव में कोई गंध नहीं होती। एलपीजी में दुर्गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इसमें दुर्गंध के लिए मिलाया जाता है इथाइल मर्कैप्टन। वस्तु का तापमान बढ़ाने से निम्न में से क्या नहीं होता? तापमान बढ़ाने से क्या नहीं होता यह पूछा है, क्या नहीं होता? वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो वस्तु की आया हुआ, तो वस्तु की नहीं बढ़ती है, यह ध्यान रखिएगा। किसकी बढ़ती है? वस्तु के जो कण होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, तो ये पहला ही ऑप्शन गलत है। अगर वस्तु ठोस है तो उसके कण अपनी जगह पर तेजी से कंपन करने लगते हैं, सही है। अगर वस्तु द्रव या गैस है तो उनके कण तेजी से गति करने लगते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। वस्तु के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका ए। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है वह क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है, यानी गल रहा है, गलन प्रक्रिया, तो उस तापमान को क्या कहेंगे? गलनांक। ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठोस से जो द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मान केल्विन में कितना होता है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का केल्विन में मान होता है 273.16 केल्विन एग्जैक्ट। तो सुविधा के लिए हम 273 लिख देते हैं। केल्विन का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो डिग्री सेल्सियस में जितना तापमान होता है उसमें 273 ऐड कर देते हैं। ओके, तो आंसर हो गया 273.16 केल्विन। यहां आप देख सकते हैं जैसे 0 डिग्री प्लस 273, तो आंसर आता है 273 केल्विन। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया में निम्न में से पदार्थ का कौन सा घटक समान रहता है? अवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया में, केवल उस अवस्था परिवर्तन के दौरान, तो अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान एक ऐसी चीज है जो स्थिर रहता है। जैसे हमने 100 डिग्री तापमान किसी ठोस को दिया, जब वो पिघलता है तो पिघलने के दौरान तापमान गुप्त ऊष्मा के रूप में यूज होता है और उस प्रक्रिया के दौरान तापमान फिक्स रहता है। तो यहां आंसर हुआ आपका क्या? अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान फिक्स होता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहा जाता है? तो उबलने का मतलब बॉयल होता है, बॉइलिंग। क्वथन हो रहा है, हिंदी में से कहते हैं क्वथन। तो ताप क्या कहलाएगा? ताप कहलाएगा आपका क्वथनांक। रिक्त स्थान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। तो हमें कौन सी चीज बदलनी पड़ेगी कि पदार्थ की अवस्था बदल जाए? तो हमें ताप में और या दाब में परिवर्तन करना पड़ेगा। ताप को कम कर दो और दाब को बढ़ा दो, तो ताप या दाब। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन दर्शाता है? ऊर्ध्वपातन मतलब ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित कौन कौन से होते हैं? तो इनमें जैसे ऑप्शन ए आप देखोगे कपूर ऊर्ध्वपातन दर्शाता है, बिल्कुल। अमोनियम क्लोराइड और आयोडीन दोनों ऊर्ध्वपातन दर्शाते हैं। नेफ्थलीन और एंथ्रासीन दोनों ही ऊर्ध्वपातन दर्शाते हैं। तो आपका आंसर हो गया उपरोक्त सभी। इन्हें याद कर लीजिए, इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनाई जाती है? जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसे उच्च दाब पर कंप्रेस किया जाता है, बहुत उच्च दाब पर कंप्रेस किया जाता है और उससे वो
गैस से ठोस में परिवर्तित हो जाती है। गैस को द्रव में किस तरह बदला जा सकता है? गैस को द्रव में कैसे बदलेंगे? तो गैस को ठंडा करके बदला जा सकता है, इजी है। तो ताप कम कर दो, जैसे यहां में आप देख रहे हो गैस के कण दूर दूर है, विषयित अवस्था में रहते हैं, द्रव के नजदीक नजदीक आ जाते हैं यानी संघनित अवस्था में। तो टेम्परेचर कम करने से ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? संघनन। तो या तो ताप कम कर दो या दाब बढ़ा दो। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? दाब बढ़ाकर और तापमान घटाकर। दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। 1 एटीएम इक्वल टू क्या है? जहां एटीएम का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? द्रव से वाष्प में बदला जा रहा है तो उसको, और किस पे बदला जा रहा है? क्वथनांक से कम तापमान पर। तो ये क्या होगा? वाष्पीकरण। जैसे नदी वगैरह का उदाहरण ले लीजिए, उसकी सतह से जो वाष्पीकरण होता है वो इवेपोरेशन ही होता है, जो क्वथनांक से कम तापमान पर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना सतह पर होने वाली घटना है? अभी पढ़ा है हमने, नदी नालों की जो सतह से इवेपोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, वो कहां होता है? सतह पर ही होता है, तो वाष्पीकरण। निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके वाष्पीकरण की दर को बढ़ाया जा सकता है? किसमें करके बढ़ाया जा सकता है? देखिए, वाष्पीकरण की दर को बढ़ाया जा सकता है तापमान बढ़ाकर, सतह क्षेत्र को बढ़ाकर, वायु की गति को बढ़ाकर और आर्द्रता में कमी करके। तो पहला ऑप्शन है आपका तापमान को कम करके। तो नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि तापमान को हमें बढ़ाना पड़ेगा। सतह क्षेत्र को घटाकर। तो सतह का जो ऑप्शन है वो कैसे देखेंगे? हम कपड़ों को जब सुखाते हो तो उनको फैलाते हो ना, तो फैलाने का मतलब होता है सतह बढ़ा दी है आपने, इसलिए वो जल्दी सूखते हैं, उनमें से पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, बढ़ जाता है, पानी का वाष्पीकरण दर बढ़ जाती है। ठीक है, तो घटानी नहीं है, बढ़ानी है सतह। वायु की गति कम करके, तो ये ऑप्शन गलत है। वायु की गति बढ़ानी पड़ेगी। गर्मियों में आप देखते हो वायु की गति ज्यादा होती है तो वाष्पीकरण ज्यादा होता है। आर्द्रता में कमी होने से, आर्द्रता में कमी होने से वाष्पीकरण बढ़ता है। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जैसे आप आर्द्रता जब ज्यादा होती है तो वाष्पीकरण क्या होता है? कम होता है, और आर्द्रता कम होती है तो वाष्पीकरण ज्यादा होता है। ऑप्शन हो गया आपका डी। नाखून पॉलिश हटाने वाला द्रव कौन सा होता है? तो जो नाखून की पॉलिश होती है वो किससे हटाते हो? उसमें होता है एसीटोन। जो एसीटोन को आप हथेली पे कभी रख के देखो, हथेली पे रख के देखोगे तो एसीटोन उड़ जाएगा और आपकी हथेली पर ठंडक महसूस होगी। क्यों होती है? वाष्पीकरण के कारण, क्योंकि एसीटोन उड़ता है तो वाष्पीकरण के कारण। हमारे शरीर में शीतलता का कारण है। हमारे शरीर में शीतलता का क्या कारण है? तो शीतलता का कारण मैंने अभी जैसे हथेली में बताया था, उसी प्रकार से यहाँ पसीना, हमारे शरीर का जो पसीना है वो वाष्पीकरण के द्वारा उड़ता है, तो शीतलता का कारण वाष्पीकरण होता है। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है? पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। ब्रह्मांड में तारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या होता है? हाई टेम्परेचर होता है। जो ब्रह्मांड में तारे होते हैं उनका ताप उच्च ताप होता है। जब पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में होता है तब इसके कण रिक्त स्थान के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। और
इनका जो गुण होता है आयनीकृत गैस का, वो चमकने का गुण होता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर कौन सी गैस भरी हुई होती है? फ्लोरोसेंट गैस के अंदर हीलियम गैस भरी हुई होती है। निम्न में से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? कौन सा चमकता है? प्लाज्मा। ब्रह्मांड में सूर्य और तारों के चमकने का कारण क्या है? तो सूर्य और तारों के चमकने का कारण भी प्लाज्मा ही होता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? तो ये 5वीं अवस्था थी BEC, जो मैं आगे बताऊंगा क्या होता है। सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी। वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाले गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करके प्राप्त किया जाता है। तो क्या प्राप्त किया जाता है? BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, यानी बोस आइंस्टीन संघनन। यही पदार्थ की 5वीं अवस्था है। तो बोस ने जो गणना की थी, सत्येंद्रनाथ बोस ने, उसी पर आधारित आइंस्टीन ने इस अवस्था को इजाद किया था, इस अवस्था के बारे में बताया था। 300 केल्विन तापमान का मान सेल्सियस पैमाने पर कितना होता है? तो हमें केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलना है। कैसे बदलेंगे? केल्विन की जितनी भी वैल्यू होती है केल्विन में, उसमें से 273 माइनस कर दीजिए, डिग्री सेल्सियस में मान आ जाएगा। यहाँ पे जैसे 300 में से 273 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 27 डिग्री सेल्सियस। आंसर होगा सी आपका, 27 डिग्री सेल्सियस। वायुमंडलीय दाब पर बर्फ का गलनांक कितना होता है? वायुमंडलीय दाब पर बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखेंगे आप, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। दोनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस में या द्रव में। ठीक है, इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वो भी आप देख लीजिए। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब ठोस अवस्था में रहता है, तो ठोस अवस्था में इसका घनत्व पाया जाएगा 0.916। अच्छी तरह इसको रट लीजिए, 0.916। और द्रव अवस्था में होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल जब द्रव अवस्था में होगा तो इसका घनत्व पाया जाएगा 0.9999। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? दाब बढ़ाने और अशुद्धि दोनों चीज बढ़ाओगे तो गलनांक कम होगा। क्या होगा? कम होगा। द्रवों का गलनांक क्या होता है? कम होता है। दाब और अशुद्धि बढ़ाने पर तो घटता है। आंसर होगा ए। अशुद्धि मिलाने पर बर्फ का गलनांक, अशुद्धि मिलाने पर अभी बताया था, घटता है। निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? द्रव से ठोस में जब बदलेगा तो वो प्रक्रिया कहलाती है हिमीकरण। किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? तो सबसे धीमी गति इनमें से किसकी होती है? वाष्पीकरण की होती है। जैसे नदी नाले वगैरह देखते हो तो उसकी सतह से जो वाष्पीकरण होता है उसकी स्पीड बहुत कम होती है। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? आर्द्रता को, तो आर्द्रता मापने के लिए होता है हाइग्रोमीटर। अब इसको हाइग्रोमीटर को कैसे याद कर सकते हो आप कि आर्द्रता मापी को हाइग्रोमीटर कहते हैं? जो पदार्थ होते हैं आर्द्रता ग्रहण करने वाले उनको कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ। ठीक है, तो इससे आप याद कर सकते हो हाइग्रोस्कोपिक मतलब हाइग्रो यानी कि हाइग्रोमीटर। तो आर्द्रता मापने वाले को क्या कहा जाएगा? हाइग्रोमीटर। लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापता है। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर आपका आपेक्षिक घनत्व को मापता है। दूध का जो लैक्टोमीटर है वो आपेक्षिक घनत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको ध्यान रहे। लैक्टोमीटर कैसे याद रखोगे? दूध
से दही बनता है, दही में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल। तो दूध की शुद्धता क्या मापता है, लैक्टोमीटर। मैनोमीटर दाब मापने का काम आता है। रेफ्रिजरेटर के अंदर कौन सी गैस भरी होती है, रेफ्रिजरेटर के अंदर CFC गैस भरी होती है, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का दूसरा नाम होता है फ्रेयॉन, इन्हीं को हम फ्रेयॉन कहते हैं। तो कौन सी गैस भरी हुई होती है रेफ्रिजरेटर के अंदर, फ्रेयॉन। सुराही मटके का पानी ठंडा होता है, इसका मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण होता है कि धीरे धीरे मटके से वाष्पीकरण होता रहता है। तो आंसर आपका क्या हुआ, वाष्पीकरण। जल का वाष्पीकरण किस तापमान पर होता है, इवेपोरेशन। ध्यान रखिए, इवेपोरेशन, मैंने बॉइलिंग नहीं कहा है, भापीयकरण नहीं कहा है कि भाप बन जाए। तो बॉइलिंग होता है वो क्वथन होता है, भाप बनती है कितने पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और इवेपोरेशन होता है वो 100 डिग्री से पहले ही हो जाता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो जल का वाष्पीकरण 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर होता है। जैसे नदियां, तालाब वगैरह के एग्जाम्पल देखते हो, उनकी सतह से जो वाष्पीकरण होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर ही हो जाता है। वहां क्या बॉयल थोड़ी होता है पानी। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्यों होता है भाई भाप से जलने पर अधिक कष्ट? इसलिए होता है क्योंकि जो भाप होती है उसमें गुप्त ऊष्मा होती है, और वो गुप्त ऊष्मा ज्यादा जलन पैदा करती है। तो उबलते हुए पानी से भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए जलन पैदा होती है, ज्यादा जलन देती है। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी, भाप की गुप्त ऊष्मा का मान अधिक होता है। जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, तो जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है 540 कैलोरी प्रति ग्राम। ये काफी ज्यादा होती है, इसीलिए जलन होती है जलने पर। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है, ये होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है, गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम। नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं, ताप नियत है, ध्यान रखिए। नियत ताप पर जो ऊष्मा होगी वो क्या कही जाएगी, तो ताप फिक्स कर दिया, वो ऊष्मा कही जाएगी गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, गुप्त ऊष्मा। एक निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, वाष्प को द्रव में बदलते हैं हम, तो उसे क्या कहेंगे, संघनन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे गैस है उसके कण दूर दूर हैं, ठीक है, विषित अवस्था में, एक तो फैले हुए हैं, दूर दूर हैं, और द्रव के कण कैसे होते हैं, पास पास होते हैं। दूसरे शब्दों में कहे सघन अवस्था में होते हैं, सघन। तो सघन अवस्था में लाने के लिए, यानी कि संघनित अवस्था में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, ताप कम करना पड़ता है। तो इसको क्या कहा जाता है, वाष्प से द्रव में बदलने को, पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, संघनन। द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, द्रव का क्वथनांक कब बढ़ सकता है, ये गलनांक का जस्ट उल्टा होता है। चाहे अशुद्धि मिला दो या दाब बढ़ा दो, दोनों परिस्थितियों में द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, यह आप याद रखेंगे। अशुद्धि मिलाने पर या दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, जबकि गलनांक कम होता है। जिस ताप बिंदु पर वाष्प द्रव में बदलती है उसे क्या कहते हैं, उसे संघनन बिंदु कहते हैं। निश्चित ताप जिस पर द्रव गैस अथवा वाष्प अवस्था में बदल जाता है, उस निश्चित ताप को क्या कहते हैं, उस निश्चित ताप को क्या कहोगे आप, क्वथन, यानी क्वथनांक। जिस ताप पर हिमीकरण की घटना होती है उसे क्या कहते हैं, जैसे
जिस ताप पर क्वथन होता है उसे क्वथनांक कहते हैं, जिस ताप पर गलन होता है उसे गलनांक कहते हैं। उसी तरीके से हिमीकरण जिस ताप पर होगा उसे हिमांक कहेंगे। 310 केल्विन का मान डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 310 डिग्री का फ़ारेनहाइट में क्या होगा? हमें इसे केल्विन से यदि डिग्री सेल्सियस में पहले चेंज करें हम तो कितना आता है? 310 माइनस 273 कर देंगे तो आपका तापमान आ जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। अब इसे हम यदि फ़ारेनहाइट में चेंज करें तो फ़ारेनहाइट का एक फॉर्मूला होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। ठीक है, अब यहां आप रख के देख लीजिए, डिग्री सेल्सियस का मान 37 रख लीजिए C की जगह, यह आएगा आपका 98.6, तो आंसर हो जाएगा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये ध्यान रखिए आप, एग्जैक्ट होगा 98.6 वैल्यू आएगी। ये सभी ताप हमारे शरीर के तापमान हैं। जब आप इसको केल्विन में देखोगे तो केल्विन में होता है 310 केल्विन, डिग्री में 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सारे शरीर के तापमान हैं। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व होता है 1.0 ग्राम पर सीसी। सीसी का मतलब होता है घन सेंटीमीटर, या इसी को हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो 1000 किलोग्राम पर घन मीटर, जिसे घन मीटर को मीटर क्यूब से शो करते हैं, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। जब बर्फ पानी में तैरता है तब उसके आयतन का कौन सा भाग पानी के ऊपर रहता है? तो ध्यान रखिए, बर्फ जब पानी में तैरती है तो उसका 10% भाग ही हमें ऊपर दिखाई देता है, 90% नीचे दिखाई देता है। तो जैसे हिमखंड होते हैं वो समुद्र में जब तैरते रहते हैं तो जहाज चलाने वाले को ऊपर का 10% हिस्सा ही दिखाई देता है, 90% नहीं देता है। जब टकराते हैं तो बड़ा नुकसान होता है। यही कारण है कि ऊपरी भाग 10% ही दिखाई देता है, इसीलिए टकराने पर बड़ा नुकसान होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका C 1/10। निम्नलिखित में से किसका कोई मात्रक नहीं होता? किसका मात्रक नहीं होता? आप एक चीज ध्यान रखिएगा, आपेक्षिक या सापेक्षिक वैल्यू जब भी निकाली जाएगी तो उसका मात्रक नहीं होता है, क्योंकि वो किसी न किसी के रेफरेंस में लिया जाएगा। तो आपेक्षिक घनत्व आपका सही आंसर हो जाएगा। जब कोई ठोस पिघलता है तब तापमान क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। उस प्रोसेस के दौरान ड्यूरेशन में क्या रहेगा? तापमान अपरिवर्तित रहेगा। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? कौन सा तापमान होता है जिस पर अधिकतम घनत्व होता है? बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है, 1.0 ग्राम पर सीसी, अभी बताया था। जब बर्फ पिघलती है तब इसका आयतन, बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन क्या होता है? मान लो आपने कह दिया घटता है, नहीं, लेकिन घटता सिर्फ घटता ही नहीं है, आयतन का ये देखिए आप ग्राफ, पहले घटता है और बाद में बढ़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका जो आयतन होता है वो सबसे कम होता है। तो आंसर हो गया पहले घटता है और बाद में बढ़ता है। घनत्व का लें तो घनत्व आयतन का जस्ट उल्टा होता है, पहले बढ़ता है और फिर घटता है। ताप बढ़ाने पर पहले घनत्व बढ़ता है और बाद में घटता है। ये दोनों को आप याद कर लीजिए, घनत्व को और आयतन को। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब होता है 1.0 एटमॉस्फेयर। ये ध्यान रहे, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। हाँ तो दोस्तों, वीडियो से यदि आपका कुछ ज्ञानवर्धन हुआ हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे के वीडियोज में आपके लिए शॉर्ट ट्रिक भी लेकर आऊंगा जो काफी हद तक आपको मददगार साबित होगी।
तो बेल आइकन को भी आप दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और आगे बढ़ते रहें।